एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 8 साल थी। किसान ने अपने पुत्र की देखभाल करने के इरादे से दूसरी शादी की सोची और उस किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। किसान का बड़ा बेटा जो उसे पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, अब वह शादी के योग्य हो गया था। तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। बेटे की शादी करने के कुछ समय बाद किसान की भी मृत्यु हो जाती है। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया पर उसे कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च ना करना पड़ेगा और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई हम लोगों पर भी कोई शक नहीं करेगा। सबको लगेगा कि बीमार था, बीमारी से मृत्यु हो गई होगी। बड़े भाई ने ऐसे ही किया। एक वैद्य से बात की, आप अपनी फीस बताओ, आपको बस ऐसा करना है, मेरे छोटे बीमार भाई को दवा के बहाने जहर देना है। उस वैद्य ने पैसों की लालच में बड़े बेटे की बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। बड़े बेटे ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ महीनों के बाद उस किसान के बड़े बेटे की पत्नी को लड़का हुआ। बड़े बेटे और उसकी पत्नी ने खूब खुशी मनाई। बड़े ही लाड प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही वर्षों में लड़का जवान हो गया और उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद ही अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसका इलाज बहुत वैद्यों से करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा दिया, सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि अस्थिपिंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता पास में बैठा अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर निराश होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला, भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग बीमारी के कारण काम नहीं कर रहा है और बेटे से बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था मुझे, अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है, आपकी शेष बची है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला, मेरा तो कुल नाश हो गया, जो मैंने किया मेरे आगे आ गया, पर इसमें तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को भी तेरे साथ जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को भी पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा, तुम्हारी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा, ये वही दुष्ट वैद्य है जो आज मेरी पत्नी रूप में है,
मेरे मरने पर इसे भी जिंदा जलाया जाएगा। तब वह पिता सब समझ गया कि हम सभी को हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आपका स्नेह प्यार जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। तेज बारिश के साथ हवा भी बहुत तेज थी। काफी देर वो छोटा फूल तेज हवा से लड़ता रहा और फिर जब उसे पता चल जाता है कि वो तेज हवा से हार जाएगा और बारिश का पानी उसे अपने साथ बहा ले जाएगा, तो वो मदद की गुहार लगाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे सहयोग की जरूरत है, प्लीज कोई मेरी मदद करे। थोड़ी दूर में ही काले कौवों का घर था। कालू कोई मदद के लिए पुकार रहा है, बचाओ, बचाओ, बचाओ। सुना कालू, जाओ जाकर देखो तो बाहर कौन है। बारिश बहुत तेज है, चलो देखता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे सहयोग दो, वरना मैं टूट कर पानी में बह जाऊंगा। अरे ये तो गुलाब का फूल है, ऐसे ही बारिश में भीगा, इसे जिंदगी की क्या जरूरत है, आज नहीं तो कल ये सूख ही जाएगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। जिसे जाता हुआ देखकर छोटा रोज और भी रोने लगता है। जी कोई पुकार रहा है, बाहर कोई मदद के लिए पुकार रहा है, जाओ देखो तो कौन है। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। कबूतर घर से बाहर निकलता है। सामने से आता हुआ कौवा उसे देखकर रुक जाता है। कबूतर, तुम ऐसी बारिश में कहाँ जा रहे हो? यार कोई मदद के लिए पुकार रहा है, नदी की तरफ से आवाज आ रही है। वो रोज है, गुलाब का फूल, तेज हवा से डरकर शोर मचा रहा है। फूल, उसे जीवन की क्या जरूरत है, वो तो वैसे भी कल तक मरझा जाएगा। मैं घर में वापस जाता हूँ। ऐसे कबूतर भी घर वापस चला जाता है। मैंने हमेशा दूसरों को खुशबुएं दी, सबको खुश रखा, मगर आज कोई भी मेरी मदद को नहीं आ रहा। इतना बेबस हूँ मैं, कोई मेरी मदद करे, मुझे सहारा दे, मैं इस तेज हवा से टूट जाऊंगा। मम्मा, कोई है बाहर, कोई मुश्किल में है, कोई मदद के लिए पुकार रहा है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। हाँ बेटी, बाहर तेज बारिश है, आप घर में ही रहे, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं मम्मा, आप बारिश में थक जाएंगी, मैं जाती हूँ। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। ऐसी बारिश में कैसे उड़ते हैं, उसने सब अपनी मम्मा से सीख रखा था। वो तेजी से उड़ती हुई नदी की तरफ जाती है। ये तो रोज है, मुझे बचाओ छोटे चिड़िया, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आपकी मदद जरूर करूँगी, मगर मुझे योजना बनाना होगी कि मैं कैसे आपको इस बारिश और तेज हवा से बचा सकती हूँ। अभी आई, मैं अभी आती हूँ। ऐसे कहते हुए गुड़िया अपने घर वापस भागती है। वो बहुत तेजी से उड़ती है। मम्मा, मम्मा, रोज मर जाएगा, वो बारिश के कतरों से टूट जाएगा और तेज हवा उसे बखेर देगी। तो वो रोज है जो मदद की गुहार लगा रहा है। हाँ मम्मा, वो रोज ही है। मम्मा, आप मुझे वो
गुड़िया की मम्मा संदूक खोलकर वो छाता गुड़िया को दे देती है, जिसे लेकर गुड़िया रोज की तरफ उड़ती है। वो रोज की जान बचाने के लिए बारिश में भीगती है और जल्दी से जाकर वो छाता रोज के ऊपर रख देती है, जिससे हवा का जोर कम हो जाता है और अब रोज बारिश से भी महफूज था। आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरी जान बचाई। मम्मा कहती है हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आज से मेरी और आपकी दोस्ती पक्की हुई। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं हमेशा अपनी खुशबुएं आपको दूंगा। दोस्त, मैं भी हर रोज आपसे मिलने आया करूँगी। ऐसे रोज हंसने लगता है। वो बहुत खुश था और गुड़िया अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुश्किल में दूसरों के काम आना चाहिए। एक बार की बात है, एक आदमी था जो अपने 3 लड़कों के साथ रहता था। तीनों बेटे महान कार्य करता थे, फिर भी वे अक्सर लड़ते रहते थे। बूढ़े आदमी ने उन्हें एक साथ लाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। महीने बीत गए और बूढ़ा बीमार हो गया। उसने अपने लड़कों से एकजुट रहने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। परिणामस्वरूप उसने उन्हें एक व्यवहारिक सबक सिखाने का फैसला किया, ताकि वे अपने मतभेदों को एक तरफ रखकर एक बने रहें। उसके बेटों को बूढ़े ने बुलाया। मैं तुम्हें लाठी का एक बंडल दूंगा, उन्होंने कहा। एक बार जब आप उन्हें अलग कर लेंगे तो आपको प्रत्येक छड़ी को आधे में तोड़ना होगा। जो कोई भी तेजी से लाठी तोड़ता है उसे अधिक पुरस्कृत किया जाएगा। बूढ़े ने उनमें से प्रत्येक को 10-10 लकड़ियों का एक गट्ठर दिया और उन्हें प्रत्येक लकड़ी के टुकड़े टुकड़े करने का निर्देश दिया। उन्होंने कुछ ही मिनटों में लाठियों को तोड़ दिया और एक बार फिर बहस करने लगे कि ऐसा करने वाला कौन था। तब पिता ने प्रत्येक लड़के को लकड़ियों का एक और गट्ठर थमाते हुए उन्हें एक साथ तोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने डंडे की गठरी को तोड़ने का प्रयास किया। लाख कोशिशों के बावजूद वे गठरी नहीं तोड़ पाए। प्यारे बेटों, बूढ़े ने कहा, देखना, एक एक छड़ियों को टुकड़े टुकड़े करना आसान था, लेकिन बंडल को विभाजित करना असंभव था। इसलिए जब तक तुम एक हो, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। गरीब लड़का जानता था कि उसके पिता बहुत मेहनत करके उसे पढ़ा रहे हैं, तो उसने ठान लिया कि वो बड़ा होके कोई अच्छी सी नौकरी करेगा और फिर उसके पिता को कभी मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि अमीर लड़का पढ़ने में भी ध्यान नहीं दे रहा होता है, वो अपने पिता के पैसों से मजे कर रहा होता है। अब एक दिन स्कूल में जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो दोनों दोस्त कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। उनके गांव के बाहर एक जंगल था, वो लोग उस जंगल में घूमने चले जाते हैं। दोनों वहां पे खूब मजे करते हैं। अब शाम हो जाती है, तो दोनों दोस्त घर की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही अंधेरा होने लगता है, इसलिए वो दौड़ के घर की तरफ जाने लगते हैं। ऐसे में अमीर लड़के का पैर फिसल जाता है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है और उसे बहुत चोट आती है। वो चल भी नहीं पाता है। ये देख गरीब लड़का बहुत घबरा जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। वो अपने दोस्त के एक हाथ को अपने कंधों पे रखकर उसे धीरे धीरे उसके घर तक पहुंचा देता है। एक तरफ दोनों लड़कों के घर के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रात हो चुकी होती है। अब वो लोग अमीर लड़के के घर पहुंच जाते हैं। अपने बेटे को घायल देख उसका पिता बहुत परेशान हो जाता है। उनके पिता तुरंत ही गांव के वैद्य को बुलाते हैं और कुछ देर बाद अमीर लड़का अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस करता है। वो अपने दोस्त की पहचान उनके पिता से करवाता है।
उनके पिता उसके दोस्त को धन्यवाद कहते हैं। वो अपने बेटे के दोस्त को पूछते हैं कि उनके पिता क्या करते हैं, तो गरीब लड़का उन्हें सब कुछ बता देता है। ये सुन के वो कहते हैं कि उनके पिता उनके यहाँ पर काम करने के लिए आ सकते हैं। ये सुनकर गरीब लड़का बहुत खुश होता है और फिर वो उन दोनों को कल मिलेंगे ऐसा बोल के अपने घर की ओर निकल पड़ता है। वो अपने घर पहुंच जाता है। उसे देखते ही उसके पिता उसे पूछने लगते हैं कि वो इतनी रात को कहाँ था, तो वो लड़का उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। दूसरे ही दिन सुबह वो दोनों उस अमीर लड़के के घर जाते हैं। वहां जाते ही व्यापारी उसे काम पे रख लेता है। अब अमीर लड़का कहता है कि मैं आज स्कूल नहीं आ पाऊंगा, तो गरीब लड़का अकेला ही स्कूल चला जाता है। कुछ ही दिनों में वो लड़का ठीक ही हो जाता है और फिर से स्कूल आने लगता है। अब दोनों लड़के बड़े हो जाते हैं और कॉलेज जाने लगते हैं, लेकिन अब अमीर लड़का पैसों की वजह से बहुत घमंडी हो गया है। वो अब उस गरीब दोस्त के साथ नहीं रहता, क्योंकि उसके पास पैसे होने की वजह से उसके बहुत सारे दूसरे दोस्त बन जाते हैं। अमीर लड़का अपना पैसा मौज शौक में उड़ाता है। वो पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और कॉलेज के पहले ही साल में वो फेल हो जाता है। दूसरी तरफ वो गरीब लड़का बहुत मेहनत करता है और वो पास हो जाता है। कुछ ही सालों में गरीब लड़का अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। अब वो नौकरी करने के लिए शहर की तरफ जाता है। उसके मार्क्स अच्छे होने की वजह से उसे तुरंत नौकरी मिल जाती है। अब फिर से वो गांव आता है और उनके माता पिता को अपने साथ शहर ले जाता है। दूसरी तरफ वो अमीर लड़का अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता और वो अपने पिता का काम संभालने लगता है। अब कुछ सालों बाद उस गांव पे पहली बैंक खुलती है और वो लड़का जो शहर गया था उसे उसी बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब वो लड़का गांव वालों को समझाता है कि वो लोग अपना पैसा बैंक में जमा करें ताकि उनको उनके पैसों का ब्याज भी मिल सके। वो लड़का उनके ही गांव का था, तो कुछ लोगों ने उस पे विश्वास करके अपने पैसे बैंक में जमा करवाए। लेकिन वो अमीर लड़का गांव वालों को कहता है कि ये लोग पैसे लेकर भाग जाएंगे। वो ऐसा करके ही पैसे कमाते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि पहले ये लड़का कितना गरीब था और कुछ ही साल में वो अमीर कैसे बन गया। ये सुनके कुछ लोगों को उसकी बात सच्ची लगती है और वो उनका पैसा बैंक में नहीं रखते हैं। अपना ही बचपन का दोस्त उसके खिलाफ बोला, इससे उस नौकरी कर रहे लड़के को बहुत ही दुख होता है। अब बारिश का मौसम आता है। 5 दिनों तक लगातार बारिश होती है और गांव में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ की वजह से रात को लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि जंगल ऊपर के इलाके में था। जान बचाने के लिए वो अमीर लड़का और उसका पिता भी जंगल की ओर भाग जाते हैं। पूरी रात गांव वालों को जंगल में ही बितानी पड़ती है, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं लेती। अब दूसरे दिन सुबह कुछ लोग गांव की हालत देखने को जाते हैं, लेकिन वहां पूरी तरह से पानी भर गया होता है। तो वो फिर से जंगल में आके सबको बताते हैं कि अभी गांव में नहीं जा सकते। अब बारिश रुक जाती है और शाम को सभी गांव वाले जंगल में से गांव की तरफ चलते हैं। जब वो लोग गांव में पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देख के उनके होश उड़ जाते हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया होता है। वो अमीर लड़का और उसके पिता जब उनके घर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका सारा सामान पानी में बह गया है, साथ ही उनके सारे पैसे भी पानी में बह गए हैं। ये देख के उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। अब उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं रहा।
लेकिन अब लोगों को अपना घर ठीक करने और चीजें लेने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अब बैंक में नौकरी कर रहा लड़का शहर जाता है और वहां से पैसे लाता है, और जिसने भी बैंक में पैसे रखे थे उन सभी को उनके पैसे दे देता है। ये देखते ही अमीर लड़का और उसकी बात मानने वाले गांव वाले बहुत दुखी होते हैं और पछताते हैं। वो सभी उस नौकरी कर रहे लड़के से माफी मांगते हैं। अब अमीर लड़के का सारा घमंड टूट जाता है, क्योंकि अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और ना ही वो अपना काम कर पाएगा, क्योंकि उनके यहाँ काम करने वाले लोगों को पैसे देने का भी उनके पास पैसा नहीं है। अब वो नौकरी कर रहा लड़का सबकी हालत जानता है, तो वो सबको अपने पैसों से उनके घर ठीक करवाता है। कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाता है। एक दिन वो अमीर लड़का, जो कि अब वो अमीर नहीं रहा, वो उस नौकरी कर रहे लड़के के पास जाता है और उसे कुछ काम देने को बोलता है। वो उसको काम पे रख लेता है। अब धीरे धीरे वो दोनों फिर से पक्के दोस्त बन जाते हैं। अब सब गांव वाले बैंक में पैसा भी जमा करवाते हैं, क्योंकि अब उनको सब पता चल गया है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक छोटे से गांव में राजू और मीना नामक एक भाई बहन रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक साथ खेलते रहते थे। रक्षाबंधन के दिन मीना अपने भाई के लिए एक खास राखी बनाती है और उसे उपहार के रूप में देती है। राजू बहुत खुश होता है और वादा करता है कि वह हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजू किसी दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए जाने के लिए तैयार हो गया। मीना उदास होती है क्योंकि उसके भाई की यात्रा का समय आ गया था। रक्षाबंधन के दिन मीना अपने भाई के पास जाती है और उसकी आंखों में आंसू होते हुए कहती है, भाई, आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं अकेली कैसे रहूंगी। राजू उसे समझाता है कि वह उसकी रक्षा करने के लिए कहीं भी हो उसके पास रहेगा। वो उसके हाथ में उसी राखी को पहनाता है जो मीना ने बनाई थी और कहता है, मेरी चिट्ठी और यह राखी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, चाहे तुम कहीं भी हो। मीना और राजू की बातों से हिल जाते हैं और वह जान लेती है कि भाई बहन की रिश्ता बहुत अद्भुत होती है, जो समय और दूरी के बावजूद भी कम नहीं होती। एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरण का शिकार किया। शिकार के बाद पर वह अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दीबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर वह बहुत परेशान हो गया। अब उससे न कुछ खाते बन रहा था, न ही पीते। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। अंत में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उसके गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है। कुछ देर सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी गर्दन और चोंच थी। वह उसके मुंह में अपनी चोंच घुसाकर आसानी से हड्डी निकाल सकता था। बिना देर किए भेड़िया सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है, क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डालने से डरा, लेकिन बाद में उसे भेड़िए पर दया आ गया और वह तैयार हो गया। भेड़िए मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने उसमें अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़िए के मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में जाते ही लालची भेड़िए के मन में लालच जागने लगा।
उस सोचने लगा कि यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन उस समय उसे अपने गले में फंसी हड्डी निकलवानी थी। इसलिए वो कुछ ही देर में सारस ने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी निकलते ही भेड़िया जाने लगा। न उसने सारस को धन्यवाद दिया न ही इनाम। सारस ने उसे रोककर कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे। भेड़िया बोला, एक भेड़िए के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो, क्या ये तुम्हारा इनाम नहीं है? इतना कहकर भेड़िया चला गया और सारस मुंह लटकाकर खड़ा रह गया। एक शहर में एक बहुत बड़ा मकान था। उस मकान में चूहों ने डेरा जमा रखा था। जब भी मौका मिलता वे अपने अपने बिलों से निकलते और कभी खाने की चीजों पर अपना हाथ साफ करते तो कभी घर की अन्य चीजें कुतर देते। उनका जीवन बड़े मजे से बीत रहा था। इधर मकान मालिक चूहों से तंग आ चुका था, इसलिए वह एक बड़ी सी बिल्ली ले आया। अब वह बिल्ली उसी घर में रहने लगी। बिल्ली के आने से चूहों का जीना हराम हो गया। जो भी चूहा बिल से निकलता वो उसे चट कर जाती। चूहों का बिलों से निकलना मुहाल हो गया। वे दहशत के माहौल में जीने लगे। बिल्ली उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। समस्या से निजात पाने का उपाय निकालने के लिए एक दिन चूहों की सभा बुलाई गई। सभा में सभी चूहे उपस्थित हुए। सभा की अध्यक्षता कर रहे चूहे ने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, आप सब जानते ही हैं कि हम लोग बिल्ली रूपी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। वो रोज हमारे किसी न किसी साथी को मारकर खा जाती है। बिलों से निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन इस तरह हम कब तक बिल में छुप कर रहेंगे? भोजन की व्यवस्था के लिए तो हमें बिल से बाहर निकलना ही होगा। ये सभा इसलिए आयोजित की गई है ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप एक एक कर अपने सुझाव दे सकते हैं। एक एक कर सभी चूहों से इस समस्या पर अपनी अपनी सोच के हिसाब से सुझाव दिए, लेकिन किसी भी उपाय पर सब एकमत नहीं हुए। तब अंत में एक चूहा उठा और चहकते हुए बोला, मेरी दिमाग में अभी अभी एक बहुत ही बढ़िया उपाय आया है। क्यों न हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें। इस तरह बिल्ली जब भी आस-पास होगी उस घंटी की आवाज से हमें पता चल जाएगा और हम वहां से भाग जाएंगे। कहो कैसा लगा उपाय? सारे चूहों को ये उपाय बहुत पसंद आया। वे खुशी में नाचने और झूमने लगे, मानो उनकी समस्या का अंत हो गया हो। तभी एक बूढ़ा और अनुभवी चूहा खड़ा हुआ और बोला, मूर्खों, नाचना गाना बंद करो और जरा ये तो बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये सुनना था कि चूहों का नाचना गाना बंद हो गया। बिल्ली के गले में घंटी बांधना अपनी जान से हाथ धोना था। कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सभा में शांति छा गई थी। तभी इस शांति को चीरते हुए बिल्ली के कदमों की आहट सबके कानों में पड़ी और फिर क्या था? सब सिर पर पैर रखकर अपने अपने बिलों की ओर भाग खड़े हुए। एक बार एक छोटे से गांव में सत्यानंद, विद्यानंद, धर्मानंद और शिवानंद नाम के 4 ब्राह्मण रहते थे। वे एक साथ बड़े हुए थे, इसीलिए चारों अच्छे दोस्त थे। सत्यानंद, विद्यानंद और धर्मानंद बहुत ज्ञानी थे, लेकिन शिवानंद अपनी ज्यादातर समय खाने में और सोने में बिताता था। हर कोई उन्हें मूर्ख कहता था। एक बार गांव में अकाल पड़ा। सभी फसलें नष्ट हो गई। नदी और झील सूख गई। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए शहर में चले जाने लगे। सत्यानंद ने कहा, हमें भी जल्दी गांव छोड़कर शहर में जाने की जरूरत है।
वे सभी उससे सहमत थे। लेकिन धर्मानंद ने कहा, हम शिवानंद का अपने साथ नहीं ले जा सकते। उसके पास कोई कौशल या सीख नहीं है, वो हम पर बोझ होगा। विद्यानंद ने कहा, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं, हम एक साथ बड़े हुए हैं। फिर वे सभी शिवानंद को साथ में ले जाने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने सभी आवश्यक चीजों को एक साथ पैक करके शहर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक जंगल पार करना पड़ा। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा पास में एक जानवर का हड्डियां पड़ा है। वे हड्डियों को करीब से देखने के लिए रुक गए। विद्यानंद ने कहा, यह एक शेर का हड्डियां है। सभी लोग सहमत थे। सत्यानंद ने कहा, ये हमारे शिक्षा का परीक्षण करने का शानदार समय है। मैं हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। इतना कहते हुए वो हड्डियों को एक साथ लाकर एक शेर का कंकाल बनाया। विद्यानंद ने कहा, मैं इस कंकाल पर मांस और त्वचा लगा सकता हूँ। जल्द ही एक बेजान शेर उनके बगल में लेट गया। धर्मानंद ने कहा, मैं इस शेर के शरीर पर जीवन दे सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़े, शिवानंद ने उसे रोक लिया। उसने कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप उस शेर में जान डालते हैं तो ये हम सबको खा जाएगा। नाराज धर्मानंद चिल्लाया, तुम काया हो? तुम मुझे मेरे शिक्षा का परीक्षण करने से रोक नहीं सकते। तुम यहाँ हमारे साथ है क्योंकि हम तुम्हें लेकर आए हैं। भयभीत शिवानंद ने कहा, तो कृपया पहले मुझे उस पेड़ पर चढ़ने दे। जैसे ही शिवानंद ने पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ा तो धर्मानंद ने शेर की बेजान शरीर पर जान डाल दी। एक गर्जन के साथ उठते हुए शेर तीनों ब्राह्मण पर हमला किया और उन्हें मार डाला। वह मूर्ख दोस्त अकेला बच गया। एक दिन एक हाथी दोस्तों की तलाश में दूसरे जंगल पर आया। उसने एक पेड़ पर एक बंदर को देखा। हाथी ने बंदर से पूछा, आप मुझसे दोस्ती करोगी? बंदर ने कहा, तुम बहुत बड़े हो और तुम मेरे जैसे पेड़ों से नहीं झूल सकते। इसके बाद हाथी एक खरगोश से मिला। उसने उसे अपने दोस्त बनने के लिए कहा। लेकिन खरगोश ने कहा, तुम मेरी तुलना में बहुत बड़े हो। फिर हाथी एक मेढक से मिला। उसने पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेढक ने जवाब दिया, मैं कैसे आपका दोस्त बन सकता हूँ? मैं तो पानी में रहता हूँ। हाथी परेशान था। फिर उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। उसने लोमड़ी से पूछा, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? लोमड़ी ने कहा, क्षमा करें, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता क्योंकि आप मुझसे बहुत बड़े हो। अगले दिन हाथी ने जंगल के सभी जानवरों को अपने जीवन बचाने के लिए दौड़ते देखा। हाथी ने उनसे पूछा कि मामला क्या है। एक भालू ने जवाब दिया, जंगल में एक बाघ है। वो हम सभी को मारकर खाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए सभी जानवर उससे बचने के लिए भाग रहे हैं। हाथी ने सोचा कि वो जंगल के सभी जानवरों को बचाने के लिए क्या कर सकता है। फिर हाथी बाघ के पास गया और बोला, कृपया इन बेकसूर जानवरों को मत खाओ। बाघ ने कहा, आप अपने काम से काम रखो। फिर बाघ आगे बढ़ गया। हाथी के पास बाघ को भारी किक देने के अलावा कोई चारा नहीं था। भयभीत बाघ जीवन बचाने के लिए भागा। फिर हाथी ने सभी को खुशखबरी सुनाई। सभी जानवरों ने हाथी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हमारे दोस्त बनने के लिए आपका आकार बिल्कुल सही है। एक बार नदी के किनारे एक जंगल में अपनी पत्नी के साथ एक क्रेन रहते थे। दोनों बहुत दुखी थे क्योंकि
हर बार जब पत्नी क्रेन अपने घोंसले में अंडे देती है तो एक बड़ा काला कोबरा जो पेड़ के गैप में रहता था उन्हें खा जाता था। क्रेन का एक दोस्त था। एक दिन वह अपने दोस्त केकड़े के पास गया और अपनी दुख केकड़ा से साझा की। केकड़ा ने कहा, चिंता मत करो, जब आपका मेरे जैसा दोस्त है तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। मेरे पास एक अद्भुत योजना है। केकड़े ने क्रेन की कान में कुछ फुसफुसिया। फिर क्रेन ने अपने घोंसले में वापस उड़ान भरी और केकड़े की योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया। दोनों क्रेन योजना को आजमाने के लिए उत्सुक था। फिर क्रेन नदी के किनारे गया और मछलियां पकड़ने लगी। उसने कई छोटी मछलियों को पकड़ा और उस छेद के पास ले गया जिनमें एक नेवला जीव रहता था। उसने छेद के मुहाने पर एक मछली गिरा दी। फिर उसने एक और मछली ली, उसे पहले वाले से थोड़ी दूर गिरा दिया। उसने मछलियों का एक रास्ता बनाया जो उस पेड़ की ओर जाता था जहां उसका घोंसला था। फिर नेवला मछलियों को खाने के लिए छेद से बाहर आ गया और जल्दी से एक मछली खा लिया। उसके बाद उन्होंने मछलियों का पीछा किया। जैसे ही वह उस पेड़ के पास पहुंचा जहां क्रेन और सांप रहते थे, वहां रास्ता खत्म हो गया और मछलियां न मिलने पर उसने इधर उधर देखा। अचानक वह मछलियां ढूंढते ढूंढते काले कोबरा के पास आ गया। नेवला को देखकर कोबरा ने अपने जीवन की लड़ाई लड़ी। दोनों लंबे समय तक लड़े। वे क्रेन जो अपने घोंसले से लड़ाई देख रहे थे, वह दोनों राहत की सांस ली। फिर अगले दिन नेवला ने भोजन मिलने की उम्मीद में उसी रास्ते से चलना शुरू कर दिया। जब वह उस पेड़ के पास आया जहां रास्ता समाप्त हो गया, तो उसने भोजन की तलाश में पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। नदी के किनारे पर जो क्रेन थी, वह एक बार एक जंगल में एक शरारती मेमना रहती थी। उसकी माँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती थी कि वह हमेशा बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती थी। उसकी माँ हमेशा उन्हें चेतावनी देती थी, बच्चों आपको जंगल में नहीं जाना चाहिए। जंगली जानवर वहाँ रहते हैं, वह तुम्हें मारकर खा सकता है। लेकिन शरारती मेमना ने अपनी माँ की बात कभी नहीं सुना। एक दिन वह हमेशा की तरह जंगल में घूमने गई थी। वहाँ उसने एक झरना देखा। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, इसलिए वह पानी पीने के लिए वहाँ गया। जब मेमना झरना की पानी पी रहा था, तब एक भेड़िया एक पेड़ के पीछे से उसे देख रहा था। वह दोनों के अलावा वहाँ और कोई नहीं था। आप जानते नहीं हो, ये जंगल सिर्फ मेरे जैसा जंगली जानवर के लिए है। तुम यहाँ की पानी नहीं खा सकते हो, भेड़िया ने कहा। मेमना को पता था कि भेड़िया खतरनाक जानवर है। उसकी माँ ने भेड़िया के बारे में चेतावनी दी थी। उसे पता था भेड़िया उसे खाने वाला है। फिर वह भेड़िया को कहा, तुम भी पानी को गंदा कर रहे हो। अब मैं इस दूषित पानी को कैसे पीऊंगा? इस तरह मेमना कुछ और मिनटों तक भेड़िया से बात करता रहा। फिर वहां से एक लकड़हारा जा रहा था। लकड़हारा मेमना को बचाने के लिए वहां आया। उसने मेमना और भेड़िया दोनों को देखा। लकड़हारा उसे बचाने के लिए भेड़िया को पकड़कर पीटा। मेमना अब सुरक्षित थी। वह वापस अपनी माँ के पास गया। उसने अपनी माँ को बताया कि जंगल में भेड़िया और लकड़हारा के साथ क्या हुआ था, और फिर उन्होंने अपनी माँ से वादा किया वह फिर कभी जंगल में अकेला नहीं जाएगा। एक छोटे से गांव में राजू नामक एक लड़का रहता था और उसकी गरीब बहन रानी रहती थी। वे बहुत प्यारी और समझदार थी, लेकिन उनके पास खेलने के खिलौने या नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। रक्षाबंधन के दिन रानी बहन बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसे अपने छोटे भाई के लिए कुछ खास चीज देना था।
वो रेखा और उसके दोस्तों के साथ जाकर सोचने लगी कि कैसे वो खुद कुछ बना सकती है। रानी ने एक पुराने तिनके से बनाया हुआ बंधन निकाला, जिसे वह खूबसूरती से सजाकर अपने भाई के गले में बांधने का सोच रही थी। बहन ने कुछ रंगीन धागों की मदद से उस बंधन को और भी खूबसूरत बना दिया। फिर राजू सोचने लगा कि अरे आज तो रक्षाबंधन है, आज मैं अपनी बहन रानी को ऐसा क्या चीज दूं कि वो पूरी तरह खुश हो जाए। इस बात को लेकर उसने अपने दोस्तों से भी राय ली। उनसे राय लेने के बाद राजू ने सोचा कि क्यों ना बाजार चली जाए, वहीं जाकर देखते हैं, जो भी चीज मुझे अच्छा लगेगा मैं उसके लिए ले दूंगा। पास ही के गांव में एक छोटा मोटा बाजार लगता था। फिर राजू अपने दोस्तों को लेकर बाजार चला जाता है। वो बाजार में जाने के बाद वो इधर उधर ढूंढने लगता है। उसे कुछ अच्छा दिखाई ही नहीं देता है कि वो अपनी बहन के लिए कुछ खरीदे। काफी देर घूमने के बाद उसे एक चूड़े हार की दुकान दिखाई देती है। वो सोचता है कि चलो वहीं पर चलते हैं, शायद कुछ अच्छा मिल जाए तो मैं रानी के लिए भी खरीद लूंगा। वहां जाने के बाद उसे अनेक तरह के कंगन दिखाई देते हैं। वह सोचता है कि मैं कौन सा लूं। उसके बारे में वह अपने दोस्तों से भी पूछता है कि मेरी बहन पर कौन से कंगन अच्छे लगेंगे। फिर बाजार से राजू घर आता है और चुपचाप सो जाता है। ये बात उसकी बहन रानी को भी नहीं पता थी कि इस बार रक्षाबंधन पर राजू उसे अच्छे कंगन देने वाला है। जब बहन ने बंधन को अपने भाई के गले में बांधा तो राजू की आंखों में आंसू थे। वह समझ गया कि बहन ने उसके लिए इतना प्यारा बंधन खुद से बनाया है और उसकी चेहरे पे मासूमियत थी। रक्षाबंधन के दिन राजू और रानी एक साथ खेलने गए और बहुत मजे किए। उनका प्यार और मिलनसार भाई बहन का रिश्ता उनकी गरीबी को छूने से कहीं ज्यादा बेहतर था। रीता के पापा उसको गाड़ी में बैठा छोड़कर पास के होटल से कुछ खाने के लिए लेने निकल गए। यहाँ तो मैं बोर हो रही हूँ, क्या करूँ, पता नहीं पापा कब आएंगे। तभी उसे दूर एक लड़का राखी बेचता हुआ दिखा। उसका नाम राजेश था। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी, अपने भाइयों के लिए राखी ले लो राखी। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर राखी है। ले लो ना एक राखी, ये ले लो ना, बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, मैं राखी नहीं ले सकती। पर क्यों, ये तो बहुत सुंदर राखी है, भाई की कलाई पर बहुत सुंदर लगेगी। हाँ हाँ, राखियाँ तो बहुत सुंदर हैं, पर जिसे राखी बांधू वैसा मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी भी कोई बहन नहीं है, ऐसा करो तुम मुझे राखी बांध लेना। रीता खुश हो जाती है और तभी दूर से उसको उसके पापा आते हुए दिखते हैं। 4 दिन बाद राखी है, मैं यहीं पर आकर तुम्हें राखी बांधूंगी, तुम मेरा इंतजार करना भैया। अभी मेरे पापा आ रहे हैं, वो तुमसे बात करते हुए देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे, अभी तुम जाओ। राजेश अपने आप को भाई सुनकर बहुत खुश होता है और उससे वहाँ पर आकर राखी बंधवाने के लिए मान जाता है। 4 दिन बाद जब राखी का दिन आता है तब राखी लेकर रीता उसी जगह पहुँचती है और राजेश को राखी बांधती है। बहन राखी तो तूने मुझे बांधी है, पर मेरे पास कुछ नहीं तुझे देने के लिए। मैं खुद एक गरीब लड़का हूँ और तुम एक अमीर, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? भाई, मैंने राखी तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं बांधी, एक रिश्ते के लिए बांधी है। आज से तुम मेरे भाई और मैं तुम्हारी बहन। और वो राजेश का हाथ पकड़कर अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाती है, पर राजेश के फटे पुराने कपड़े देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे रीता, क्या पूरी दुनिया में तुझे और कोई भाई नहीं मिला? ये देख, इसके पास तो कुछ कपड़े भी नहीं है, इस गरीब को तूने भाई बनाया। जैसे भी है मेरे भाई हैं, तुम्हें इससे क्या, तुम सब जाकर अपना काम करो। ये सुनकर रीता को बहुत बुरा लगता है और रीता राजेश को लेकर दुकान पर पहुंचती है और उसको कुछ नए कपड़े दिला देती है। रीता, इतने महंगे कपड़े मैंने कभी नहीं पहने, मैं ये महंगे कपड़े नहीं ले सकता। कोई महंगे नहीं है भाई, ये कपड़े मेरी तरफ से राखी का गिफ्ट है तुम्हारे लिए। राजेश उन्हें लेकर बहुत खुश होता है।
इसी तरह दोनों अक्सर मिला करते और बहुत सारी बातें किया करते। राजेश को बहन का प्यार मिला और रीता को भाई का। कुछ समय बीत जाता है और अगली राखी का त्योहार आता है। राजेश वहीं पर रीता का इंतजार करता है। सुबह से शाम हो जाती है पर रीता नहीं आती। राजेश उसको ढूंढता हुआ उसके घर पहुंच जाता है। उसकी बहुत बड़ी हवेली देखकर हैरान रह जाता है और अंदर जाने लगता है। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो लड़के? मुझे रीटा से मिलना है। अरे रीटा मैडम से कोई नहीं मिल सकता, और वैसे भी तुम हो कौन जो रीटा बेबी से मिलना चाहते हो? मैं रीटा का भाई हूँ। तुम रीटा के भाई हो? रीटा का तो कोई भाई नहीं है, और रीटा बेबी को तुम ही मिले थे भाई बनाने के लिए। अरे जाओ जाओ, किसी और को बेवकूफ बनाना। राजेश वहाँ से नहीं जाता। तभी तेज बारिश होती है और राजेश वहीं खड़ा रहता है और बारिश में भीगता रहता है। रात हो जाती है और भूखा प्यासा वो रीटा के लिए खड़ा रहता है। ये कहानी शुरू होती है जब एक जंगल में गरीब काला कौवा रहती थी। उनके पास बहुत सारे रंगीन पंख नहीं थे, लेकिन वे हमेशा खुश और सजीव रहती थी। वे अपने आसपास के पेड़ पौधों के साथ खेलती और गाती थी। उनकी खुशी का सबसे बड़ा कारण ये था कि वे खुद को समझती थी जैसी कि वे हैं। एक दिन जंगल में एक राजा कौवा आया। वो बड़ा और शानदार दिखता था और उसके पास रंगीन पंख थे जो उसे और भी अद्भुत बनाते थे। उसने चिड़ियों को देखा और उनसे मजाक करना शुरू किया। उसने कहा, तुम गरीब और असमर्थ दिखती हो। मेरे पास तो ऐसे पंख हैं जो तुम्हारे सपनों को भी चूम सकते हैं। गरीब चिड़िया परिश्रम की महत्वपूर्णता को समझती थी और उन्होंने कहा, मेरे पास रंगीन पंख नहीं है, लेकिन मैं खुद को खुश और बुद्धिमान महसूस करती हूँ। राजा कौवा हंस पड़ा और काला कौवा का मजाक उड़ाने लगा। तब गरीब कौवा ने उससे पूछा, क्या रंगीन पंख तुम्हें सचमुच खुशी देते हैं? राजा कौवा थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, काला कौवा, तुम तो ठीक ही कह रहे हो। सच तो ये है कि मेरे पास ये पंख होने के बावजूद भी मैं खुद को कभी खुश नहीं महसूस करता। इस पर गरीब कौवा बोला, देखो, खुद को समझने में और खुश रहने में ही असली जिंदगी का मजा है। इस बात पर राजा कौवा सोचने लगा और उसने अपने रंगीन पंखों की बजाय खुद को काले कौवे को नीचा नहीं दिखाते हुए उसकी बात को अच्छी तरह से समझ लिया। उसने अपने पंखों को गरीब कौवा के साथ मिला दिया और वे दोनों मिलकर खुशी से आनंद लेने लगे। इसके बाद से गरीब काला कौवा और राजा कौवा दोनों मिलकर जंगल में खुशी खुशी रहते हैं और यह सिखाते हैं कि असली खुशी और जिंदगी जीने का असली मजा साथ मिलकर ही रहने में है। राजा कौवा के इस मिलजुल के रहने वाले फैसले से जंगल के काफी सारे जानवर खुश नहीं थे। वे आपस में ही बातें करते थे कि राजा साहब तो इतने भी दयालु नहीं थे कि वो जंगल के सभी जानवर को एक बराबर एक समान समझते थे। न जाने इस काले कौवे ने इन्हें कौन सा पटी पढ़ा दिया। फिर सभी जंगल के जानवरों ने मिलकर राजा कौवा और काला कौवा के बीच दुश्मनी करवाने की एक योजना बनाई। उन्होंने ये सोचा कि क्यों न हम सब मिलकर काला कौवा को चोर साबित कर दे। उन सब में एक तोता भी था, जिससे काले कौवे से थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। सब लोगों ने मिलकर ये काम तोते को दे दिया कि तुम ही एक इस जंगल में ऐसे हो जिससे उस काले कौवे की थोड़ी बहुत जमती है। उन सब के जोर जबरदस्ती से तोता मान तो गया, लेकिन वो सोचने लगा कि मैं कैसे इस काले कौवे को चोर साबित करूं। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। अगले ही दिन तोता जब काले कौवे से मिलता है तो उससे उसका हाल चाल पूछने लगता है।
काले कौवे दोस्त, तुमने तो बिल्कुल ही राजा साहब को बदल ही दिया। इस बात से मैं भी बहुत ही खुश हूँ। और बताओ, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? फिर काला कौवा बोलता है, अरे मैं तो बस इधर ऐसे ही घूमने आया था। मुझे राजा साहब की हवेली पर जाना है, लेकिन दिक्कत तो ये है कि मैं तो अभी तक हवेली उनका देखा ही नहीं हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे वहाँ जाने में? इतना सुनते ही तोता बहुत खुश हो जाता है। वह सोचता है कि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। काले कौवे को चोर साबित करने में वह बोलता है, हाँ हाँ काले कौवे, मैं हूँ ना। मैं किस दिन काम आऊँगा। मैं तुम्हें राजा साहब की हवेली तक लेकर जाऊँगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। लेकिन काला कौवा तो बिल्कुल भोला भाला था। उसे ये थोड़ी नहीं पता था कि तोता उसे अपने जाल में फंसा रहा है। वह भी खुशी खुशी तैयार हो जाता है और उसके साथ उसके पीछे पीछे ही चला जाता है। फिर हवेली पर पहुंचने के बाद तोता कौवे से बोलता है, कावे भाई, तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। हाँ, लेकिन तुम जल्द ही आ जाना राजा से मिलकर। इधर तोता काले कौवे को अंदर भेजकर हवेली के सिपाही से कहता है कि तुम जल्दी अंदर जाओ, काला कौवा चोरी करने गया है, उसे पकड़ो। फिर राजा के सिपाही अंदर जाते हैं और काले कौवे को पकड़कर ले आते हैं। काले कौवा चिल्ला चिल्ला कर बोलता रहता है कि मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन सिपाही उसका एक भी बात नहीं सुनते हैं। वो उसे एक पेड़ में रस्सी से बांध देते हैं और फिर राजा को बुलाते हैं। धीरे धीरे इस बात का पता पूरे जंगल के जानवरों को चल जाता है कि काला कौवा महल में चोरी करते हुए पकड़ा गया है और राजा के सिपाहियों ने उसे एक पेड़ में बांध रखा है। फिर यह बात फौरन राजा को भी पता चल जाता है। फिर वह फौरन काले कौवे से मिलने वहीं आ जाता है जहां उसके सिपाहियों ने उसे बांध कर रखा था। फिर वहां जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और काले कौवे की चोरी की पंचायती शुरू हो जाती है। फिर एक सिपाही बोलता है, राजा साहब, यह काला कौवा चोरी करते हुए पकड़ा गया है। आप आदेश दीजिए, मैं इसको क्या सजा दूं? ये बात सुनकर जंगल के सारे जानवर मन ही मन बहुत खुश होते हैं। वो ये सोचते हैं कि आखिरकार हम सब ने मिलकर इस काले कौवे को मजा चखा ही दिया। लेकिन उन सबको ये बात नहीं पता था कि यह बात पहले से ही राजा को पता था कि काला कौवा चोर नहीं है। तभी गुस्से में होकर राजा कौवा जोर से बोलता है, रुको, मुझे सब पता है कि यह किसकी चाल है। मैं जानता हूँ कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं है। यह सब इस तोते की चाल है। इसने जानबूझकर काले कौवे को मेरे महल में ले गया और यह झूठी अफवाह फैलाई कि वह चोरी करने गया था। और यह काम इस जंगल के सब जानवर ने मिलकर इस तोते से करवाया है। मैं राजा कौवा आज यह ऐलान करता हूँ कि इस तोते को उम्र कैद की सजा दी जाए और काले कौवे को मैं उपराजा घोषित करने का यह फैसला लेता हूँ। अब अगर मैं इस जंगल में ना भी रहूं तो इस जंगल का ख्याल यह काला कौवा रख सकता है। और यह बात तुम सबको भी माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर तुम सबको मेरी तरह से दंड दी जाएगी। तो देखा बच्चों, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम सबको साथ मिलकर रहने में बहुत ही फायदे हैं। ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। हमने होमवर्क दिया था कल। उम्मीद करते हैं तैयार हो गया होगा। 5वें लेसन के 5 क्वेश्चन।
5 मिनट है तुम लोगों के पास, सिर्फ 5 मिनट। रिवाइज करो, और अगर कोई एक भी क्वेश्चन ना बता पाया तो चिंता चिता चिता ता। समझे? शुरू हो जाओ। अबे यार भूकंप आ रहा, काबे कहाँ? अबे सीट हिल रही यार। क्या हुआ? अभी काय कांप रहे हो यार? क्या हुआ? अबे यार क्या हुआ? काय रो रहे हो? अबे यार बताना नहीं है इसे। नहीं बताओ क्या हो गया? अबे यार पॉटी लगी बड़ी तेज। अरे जाओ यार, कहो खड़े हो जाओ। हाँ तो पॉटी लगी तो जाओ ना, यही करोगे क्या? अबे यार तुम कहीं थे यार। अबे हम कहे पागल हो गए, हाथ पटक देगा हमको। अबे यार तुम कहीं थे यार। अरे यार पागल हो क्या? पे पटक देगा तो कौन जिम्मेदार होगा? तुमको लगी है कि हमको लगी है? जिसको लगी है वो कहे जाके। अबे यार भाई प्लीज, अबे यार भाई प्लीज, प्लीज यार प्लीज हट। अबे यार तुम लोग मान नहीं रहे यार, बहुत हम खड़े तक नहीं हो पा रहे यार, बहुत तेल लगी है यार। ठीक है ठीक, हम कुछ नहीं समझना, हमको कुछ नहीं समझना, हम यही करेंगे। अब देख लेना, हम यही करेंगे। तुम लोग बहुत बनने हो ना, हम यही करेंगे अब। क्या यार पागलपंती ना करो यार, बताया तो बिल्कुल बेवकूफ हो क्या यार? ओए क्या हो रहा है वहां? खड़े हो जाओ तीनों। लर्न हो गया ना? सुना, कॉपी तक नहीं खुली है तुम्हारी। सर इनके पॉटी लगी है। क्या? सर इनके पॉटी लगी है। तुमसे पूछा? तुम बताओ। सर इनके पॉटी लगी है, पॉटी लगी है। सब जानते हैं हम, पॉटी तो बस बहाना है, असली मकसद तो बच के जाना है। एक कॉन्सर्ट सुना दो और जाओ। बताओ, व्हाट इज कार्बन 14 डेटिंग? ये देखो, ये हालत है। वाह, बताओ। बोलो क्या हो गया? क्या हो गया? हो गया नहीं, हो गई।